हेलो गाइस। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की। जुडिशरी में कैसे मेंस का आंसर लिखना है तुम्हें। आज तो मैं स्पेशली क्रिमिनल लॉ की बात करूंगी कि क्रिमिनल लॉ में कैसे आंसर लिखना है। मतलब कोई भी मेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना। अगर तुम एक दो आंसर भी अच्छे से लिखते हो ना तो तुम्हें पैटर्न समझ आ जाएगा कि लिखना कैसे होता है। तो अगर एक दो भी अच्छे से लिख पा रहे हो तो मतलब यू कैन डू इट। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू पावर टू कम्यूटेशन द सेंटेंस, और कम्यूट भी लिख सकते हो तुम इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, मेंस में, तो हम कैसे, मतलब सबसे जो बेसिक आइडिया होता है ना किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने का, वो होता है जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन के भी ना टाइप होते हैं। ठीक है, किसी में डिस्कस करने के लिए बोलता है, किसी में वेदर से शुरू होता है, तो वो भी अलग अलग टाइप है। फॉर एग्जांपल डिस्कस वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे करते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए बोले किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करनी। सबसे पहले जैसे इसमें कोई वर्ड है, क्या मेन वर्ड है इसमें, कम्यूटेशन। तो हमें कम्यूटेशन का मीनिंग बताना है पहले कि कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, पहले तो मतलब मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पहले मीनिंग बताते हैं, ठीक है, या फिर किसी मतलब इंट्रो से शुरू करते हैं। जैसे इंट्रो में क्या लिख सकते हो तुम, मीनिंग लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रो में मीनिंग लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कोई लीगल मैगजीन है उससे शुरू कर सकते हो, या फिर उसका बैकग्राउंड बता सकते हो, मतलब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई अमेंडमेंट वगैरह हुई हो, या फिर इतने। ठीक है, और भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट प्रोविजन पे जंप नहीं करना है। पहले तुम्हें उस चीज़ का मीनिंग बताना है। मतलब इंट्रो में क्या आना है, मीनिंग तुम लिख सकते हो, लीगल मैगजीन उससे रिलेटेड हो वो लिख सकते हो, या फिर कोई बैकग्राउंड हो, जैसे कोई अमेंडमेंट हुई हो रिसेंटली, उससे शुरू कर सकते हो। ठीक है, या फिर रिसेंटली न्यूज़ में रहा हो तो उससे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आता है इंट्रो में। पहले तो इंट्रो आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रो का है। दूसरा पॉइंट आता है प्रोविज़न, कि कौन से प्रोविज़न में, फिर प्रोविज़न बताना है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टोरी का हम क्लाइमेक्स नहीं दे सकते ना, पहले थोड़ा वो करना होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है लॉ बताएंगे। प्रोविज़न तो बता दें कौन से प्रोविज़न में, फिर लॉ बताएंगे कि क्या है इस पॉइंट पे लॉ। फिर हम देते हैं कोई केस लॉ। अब केस लॉ देने के बाद ना तुम, अगर वो कोई और रिलेशन है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसका किसी और भी स्टैट्यूट से रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन पूछा है, क्या पता वो क्रिमिनल लॉ में जैसे आईपीसी से पूछा मैंने पर्टिकुलरली, क्या पता वो सीआरपीसी से भी रिलेटेड हो, क्या पता एविडेंस से भी रिलेटेड हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हमें अदर लॉ का अगर रिलेशन कुछ पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड तो हम वो बता देंगे, तो ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे जो चेक करता है। तो अगर कोई और भी स्टैट्यूट में है ना उसका, तो वो भी तुम मतलब रीड करके बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और सिक्स लास्ट हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि इस सब का पूरे क्वेश्चन का क्रक्स होता है, लेकिन सब बोलते हैं कि कैसे क्रक्स में क्या समरी क्या लिखें, क्योंकि कंक्लूजन 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मीनिंग तो यहीं पे बता दिया था कम्यूटेशन का, कंक्लूजन में तुम लिख दो कि कम्यूटेशन मतलब क्या पता उसके कुछ बेनिफिट हो, कुछ एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, या फिर रिसेंटली कहाँ पे यूज़ किया हो, कोई केस लॉ हो इससे रिलेटेड। तुम कंक्लूजन भी ऐसे कर सकते हो। कंक्लूजन मैटर नहीं करता है, मतलब कंक्लूजन हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है इंट्रोडक्शन की। ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये पैटर्न है एक क्वेश्चन का। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसका मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी। तो डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू पावर ऑफ कम्यूट द सेंटेंस।
ठीक है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले कम्यूटेशन का मीनिंग लिखना है। तो कम्यूटेशन के मीनिंग से स्टार्ट करो कि कम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। कम्यूट का मीनिंग क्या होता है? टू रिड्यूस द सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से ऐसे मीनिंग बता के मैंने मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखा है। तो तुम लिखना कम्यूटेशन मीन्स टू रिड्यूस द पनिशमेंट। फिर अब किसी और प्रोविज़न से कैसे रिलेटेड कर सकता है, प्रोविज़न बताना, इसके बाद मीनिंग बता दो, उसके बाद प्रोविज़न। तो प्रोविज़न ये कहीं मतलब वैसे तो ये पर्टिकुलरली कहाँ से है, कम्यूटेशन तुम समझ गए होंगे आईपीसी, ठीक है, लेकिन और भी रिलेशन है इसके, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ना कम्यूट करने की पावर होती है सेंटेंस को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और गवर्नर के पास कौन से में होती है? आर्टिकल 161, ठीक है। तो इनका भी तुम बता सकते हो थोड़ा सा, एक एक लाइन में क्या जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 कम्यूट कर सकता है, ठीक है, और गवर्नर स्टेट के मैटर्स में उसकी एक्सटेंड होती है पावर, कम्यूट द सेंटेंस। फिर आईपीसी के सेक्शन तो है ही, और आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन है? 54, ठीक है, 55, 55A जो कम्यूटेशन से डील करते हैं आईपीसी में। 54 पता ही है तुम्हें, 54 होता है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो कंसेंट नहीं लेती ऑफेंडर की और कम्यूट कर देती है पनिशमेंट को, और वो पनिशमेंट कौन सी पनिशमेंट है? पनिशमेंट ऑफ डेथ है, ठीक है। और 55 में पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसमें भी विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर सकती है, ठीक है। अब आता है और किस स्टैट्यूट से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, हम कर सकते हैं हम सीआरपीसी का सेक्शन 433, 433A। इसके बाद केस लॉ लिखेंगे, अभी मैं बताती हूँ 433 और 433A में क्या है पर्टिकुलरली, ये किस चीज़ से डील करता है। जो 433 है सीआरपीसी का, ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये उसी के बारे में बताता है कि अगर पनिशमेंट डेथ की है तो उसको किसी और पनिशमेंट के साथ वो करेंगे, अगर लाइफ की है तो उसको 14 ईयर्स तो कम से कम बिताने होंगे जेल में, और अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो उसको कम्यूट कर सकते हैं किस में? फाइन में, और रिग्रेस है तो उसको किसी भी सेंटेंस में, एनी टर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये 433 में है, और 433 में ना 433A जो ये ना एक तरह से लिमिटेशन की बात करता है, कम्यूटेशन पर लिमिटेशन की। मतलब तुम ये नहीं है कि हर किसी चीज़ को कम्यूट कर दोगे, नहीं, ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर ना उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है एक तरह से। ये बोलता है कि जो कोई भी सेंटेंस है, लाइफ हो या फिर डेथ की हो, उसको कम्यूट करने के लिए ना एटलीस्ट 14 ईयर तक उसको जेल में मतलब बिताने होंगे, ठीक है। तो ये तुम इन सब का रिलेशन बता के और क्या लिख सकते हो आगे। फिर आगे केस लॉ बचते हैं, जैसे केस लॉ इसमें रिलेटेड था कहर सिंह का था, एक कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें यही बोला गया था कि रिव्यू की पावर होती है। रिव्यू की पावर मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी चीज़ में कम्यूट कर दोगे, नहीं, उसको क्वेश्चन करा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठा था कि क्या प्रेसिडेंट की पावर को मतलब क्वेश्चन करा जा सकता है, क्या प्रेसिडेंट की जो पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है इसको कम्यूट करने की, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड है? तो अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जो प्रेसिडेंट की पावर है ना वो एब्सोल्यूट है आर्टिकल 72 के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो इसमें ये बोला गया था। तो ऐसे मीन्स आंसर राइटिंग करते हैं। मतलब अब मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी इसमें, ठीक है। मैंने कम्यूट का मीनिंग बताया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करके बता दिया, आईपीसी तो है ही, सीआरपीसी से कर दिया, फिर केस लॉ दे दिए, और कंक्लूजन में तुम फिर लिख देना 2-3 लाइन में जो बताया था कि हैंस करके लिख सकते हो, टू कंक्लूडिंग दैट, ऑन कंक्लूडिंग। तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो कि सीआरपीसी में भी ऐसे प्रोविज़न है, और इससे भी। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट के और गवर्नर के पास फुल पावर है वो, लेकिन सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन है 433A में। तो हर किसी क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा होता है, लेकिन हमें आना चाहिए लिखना। सबसे अलग दिखने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ।